हेलो एवरीवन। इन केस अगर आप अपना करियर अकाउंट्स या टैक्सेशन फील्ड में बनाना चाहते हैं या फिर आप किसी दूसरे प्रोफेशन में हैं और आप स्विच करना चाहते हैं तो दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। मेरे साथ इस पॉडकास्ट में है अंकित पाल, जिन्होंने अपनी लाइफ के 12 साल इस करियर को दिए हैं। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड उनसे जानते हैं कि इस प्रोफेशन में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, कैसे हम इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, और द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, सैलरी इस प्रोफेशन में कितनी रहती है। सो कीप वॉचिंग। ऑल गुड, ऑल गुड। सो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनवाइट एंड वेलकम टू द शो भाई। Okay. सो Have you reached office? आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। Okay, okay. So from the background, you can see, I mean, the background is different. That might be, Yeah, yeah. yeah. Okay. So, Ankit, as हमने डिस्कशन किया था कि द पर्पस ऑफ दिस शूट इज कि कोई भी इन केस स्टूडेंट है या दोज आर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन अकाउंट डोमेन, हाउ कैन दे स्टार्ट देयर जर्नी? Yes, So as you have yes. experienced of more than 12 years in the same domain, so I would like to know from where you started. I think back in 2011 or 12 you started. We both were in the same organization working for a chartered Yeah, yeah, yeah. firm. So we would Yeah, like yes, yes. to Agarwal Ravinder know and from, Associates. yeah, yeah. So आप एक बार अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था। राइट नाउ यू आर वर्किंग एज अ सीनियर पोजीशन इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। Senior सो company from before the C. Uh, सो एक बार अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और अब आप किस पोजीशन पे काम कर रहे फर्स्टली तो ये जो स्टार्ट हुआ था मेरा, इसमें मैंने अग्रवाल रविंद्र एंड एसोसिएट से हम दोनों ने, जैसे आपको पता होगा, हम दोनों ने स्टार्ट हैं? किया था। राइट। उसके बाद से मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पर, क्या नाम है, सिलेक्ट सिटी वॉक साकेत में एक हैंग आउट नाम से है। हम्म। तो वहाँ पर मैंने अग्रवाल एज ए अग्रवाल अकाउंट। अग्रवाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू अंकित। अग्रवाल रविंदर एंड एसोसिएट was your first organization of your career, is it right? Or before that you work somewhere else as well in the accounts field? नो नो, इससे इससे पहले भी मैं करता था, बट इससे पहले मैं अकाउंट से पहले मैं अकाउंट्स की लाइन में, ये मेरा पहला ही वक्त था। ओके। अकाउंट्स की लाइन में अग्रवाल सीट। ठीक है। वो एक इसके चार्टर्ड बाद फर्म थी, इसके सीए फर्म थी। यस, 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 सीए फर्म थी। इसके बाद जो मैंने स्टार्ट किया था, इसके बाद मैंने जो स्टार्ट किया था वो हैंग आउट नाम से सुना होगा शायद आपने। सिलेक्ट सिटी वॉक में आज की डेट में भी है, वो थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर पे वो हम्म। पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन करती है, बर्थडे वगैरह की। तो हम्म। वो गेमिंग जोन है। उसमें मैंने अकाउंट्स के बिहाफ पे, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के बिहाफ पे, मीन जूनियर अकाउंटेंट के साथ मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी। उस वक्त टैली पे वर्क होता था। टैली स्टार्टिंग में टैली 6.4, 5.4, इस तरह से जो वर्जन थे उसके, टैली वहां पे से। काफी सारा काम होता था। इवन मैंने भी स्टार्टिंग में टैली में काफी काम किया है, तो आई नो दोज डेज। हाँ, तो उसके बाद वहां पे फिर मैंने आपने कितना टाइम स्पेंड करा, जो वहां आपने? मैंने 3 साल, 3 इयर्स अप्रोक्स मैंने वहां पर स्पेंड किए थे। 3 इयर्स के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गया था, क्या नाम है, ये 1.5-2 साल के लिए न्यू दिल्ली टायर हाउस इरोज सिनेमा जंगपुरा। ओके। तो वहां मैंने 2 साल स्पेंड किए। हम्म। आफ्टर दिस आई हैव जॉइंड ए organization in the near my house, Tonka city. There ओके। I have spent more than 5 to 6 years. So ओके। now 6 years, then the first company is the 2 years, and another company is the 2 years, and third company is the first company is the GSR International 2 years,
Second is the RK International Export Import Business, then 2 years. After this, 3 years in the Kalyani Innerwear Private Limited. Then 2 to 4, 3, 7, Mm-hmm. 7 years. Then 2 years from Saket, 9, and 2 years Jangpura. And now currently, after this, I have joined, after Kalyani, I have joined Jackson Pharmaceutical from October Mm-hmm. 23. So Okay. I am here at last 1.5 years approx. There I am start with the first, my organization is a limited organization, because Okay. before this before this all organization is the private limited or firm or small companies, but this is the my first company, limited company means that. Okay. So, Ankit, as you have spent approx 12 years in this domain, so I think you would be the perfect person who can guide the students who are just graduate or who are just 12 passed and they are planning to make their career in accounts field. सो आप एक बार उन्हें गाइड कर सकते हैं वो कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करें, कहाँ से उन्हें रेफरेंस मिल सकती है, कुछ वेबसाइट, या कैसे वो स्टार्ट करें। जो एक ये वीडियो अगर कोई एक गांव में बैठा एक बंदा देख रहा है, एक स्टूडेंट देख रहा है एंड वो अपना अकाउंट्स फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप के लिए उसको सबसे पहले अपना वो देखना, अपना इंटरेस्ट देखना होगा कि उसको इंटरेस्ट किस चीज में है। टैक्सेशन में है मीन्स दैट, या फिर टैक्सेशन के अंदर भी जीएसटी में है या टीडीएस में है, या सबसे पहले उसको सेल परचेज बीज स्टार्टिंग तो उसे एज एन अकाउंटिंग लेवल में स्टार्टिंग तो उसे एंट्री बिहाफ पे ही करना होगा। क्योंकि एंट्री बिहाफ पे ही चीजें, जो अगर एंट्री हमारी सही है तो उसकी जो लास्ट स्टेप है जो एंट्री का, जहाँ लास्ट इफेक्ट पड़ता है लाइक बैलेंस शीट, वहां पर इफेक्ट सही जाएगा। अगर एंट्री ही हमारी रॉन्गली पोस्ट है तो इफेक्ट डेफिनेटली वो गलत ही जाएगा। तो इसके लिए स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले उसको, स्टार्टिंग लेवल के लिए सबसे पहले उसको चीज़ों को बेसिकली जो चीज़ें हमारे समझाई जाती हैं, मान लीजिएगा जैसे मान लीजिए हम 12th के बाद बीकॉम लेते हैं तो वहां पर समझाई जाती है डबल एंट्री सिस्टम इज दैट, कि क्या डेबिट क्या क्रेडिट। उसके लिए उसको स्टार्टिंग का चीजें जब सामने आएंगी उसके बाद फिर वो एंट्री जब सही पोस्ट करेगा, उसके बाद फिर एंट्री के बाद फिर वो आगे का कोई भी काम एंट्री लेवल पे ही चेक होता है, एंट्री लेवल पे ही वो पकड़ा जाता है। तो उसके सबसे पहले एंट्री परफेक्ट होनी जरूरी है। उसके लिए उसको एंट्री पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी होगी, ताकि वो एंट्री सही करे और उसके लिए उसको सही नॉलेज भी हो कि ये एंट्री की चीज से रिलेटेड है। तो उसके राइट, लिए राइट। सबसे पहले जो स्टार्ट, यस यस, उसके लिए सबसे पहले एंट्री लेवल जो डबल एंट्री सिस्टम है, इफेक्ट दोनों एंट्री को कहाँ जा रहा है, डेबिट का कहाँ जाएगा, क्रेडिट का कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले एंट्री ही मेन इफेक्ट है। और वही आपको आपकी सक्सेसफुल की जो आपने वर्क किया है उसको आपको डिफाइन करेगा कि आप कितने सक्सेस होते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग के लिए एंट्री को समझना और उसके लिए डबल एंट्री का इफेक्ट कहाँ जाता है वो चीज़ सबसे पहले समझनी जरूरी है। उसके बाद फिर हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, मान लीजिएगा कोई जीएसटी में जा रहा है, कोई टीडीएस में जा रहा है, या कोई पेमेंट के बिहाफ पे अकाउंट्स पेबल में जा रहा है, अकाउंट रिसीवेबल्स में जा रहा है, तो वो सब चीजें बाद में डिफाइन करती हैं। बाद पहले में आपका डिफाइन। रास्ता आपका रास्ता आपका स्टार्टिंग लेवल में सबका सेम ही होता है। उसके बाद फील्ड जो है वास्ट हो जाते हैं आगे जाके। राइट, राइट, मेक सेंस। आई कैन रिलेट विद यू, अंकित। सो इन केस अगर कोई स्टूडेंट जस्ट उसने ग्रेजुएशन पास किया है और वो अकाउंट्स और टैक्सेशन फील्ड में जाना चाहता है, तो अपनी फर्स्ट जॉब को वो कैसे ढूंढ सकता है मार्केट में? फर्स्ट जॉब वो कैसे ढूंढे? फर्स्ट जॉब को ढूंढने के लिए फर्स्ट जॉब के लिए उसको सबसे पहले ये स्टेबल करना होगा कि मुझे कहीं मीजेट, जैसे कि कहते हैं कि पैर रखने की जगह मिल जाए। तो उसके लिए हम्म। उसको अर्निंग नहीं ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उसको स्टार्ट करना चाहिए कि मैं कहीं करने के लिए मुझे क्या चीज की रिक्वायरमेंट है वो मुझे पता लगे। मीन्स दैट जैसे कि उसको एज लाइक फ्री बिहाफ पे, फ्रीली बिहाफ मीन्स दैट जैसे कि कहीं आज के समय में है 2-4 हज़ार रुपये से कुछ नहीं होता। मान लीजिएगा किसी सीए फर्म में या कहीं वर्किंग आ जाता है तो उसमें आपको वही वर्क मिलेगा जो आपको आगे जाकर के अगर आप किसी बड़े फील्ड में जाते हैं तो वो करना रहेगा। तो सबसे पहले उसको ऐसा ही कोई प्लेस ढूंढना चाहिए जहां पर वो इन सब चीजों को कंटिन्यूअसली पूरे दिन और कंटिन्यू बिहाफ पे 2 या 3 ईयर्स के बिहाफ पे वो वहाँ स्पेंड कर सके, वहाँ वो चीज़ों को समझेगा, ऑडिट में भी जाएगा, ऑडिट की चीज़ों को भी पकड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले उसको अर्निंग को छोड़ करके उसको सबसे पहले जो है अपने एथिक्स पे जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं उस पर ध्यान देने के लिए उसको फ्रीली बिहाफ पे आज के समय में कोई 2,000, 5,000, 10,000 दे दे तो ठीक है। तो उस बिहाफ पे उसको वर्क करना चाहिए मेरे हिसाब से, और उसमें बंदों को रख भी लिया जाता है क्योंकि वो
किसी के वो बर्डन बन के नहीं रहते हैं, तो वहाँ वो हम्म चीज़ फिट बैठ सकती है। और उसके बाद फिर वो एक्सपीरियंस के बाद वो कहीं ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट हम्म। लोकेशंस कहीं भी। सो द की पॉइंट इज अगर आप अपनी करियर की इनिशियल स्टेज में हैं और आप इस अकाउंट्स और टैक्सेशन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एक फर्म को या कंपनी को पकड़िए जहां पे आप चीजें सीख सके, सारी चीजें ब्रॉडली। यस, उस टाइम क्योंकि आप अर्निंग पे वहां फोकस ना पर क्या है करें, कि फिर बस अपना पैर बिल्कुल जमाना, बिल्कुल जैसे आपने मेंशन किया कि जस्ट आप वहां पे एक तरीके से घुस जाओ किसी भी तरीके से। बस 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 यही होना भी चाहिए। और कुछ आप वेबसाइट या कुछ बता सकते हैं जिससे वो अपना ये ट्रेनिंग जॉब वगैरह फाइंड आउट कर सके? वेबसाइट्स तो आज के टाइम पे, वेबसाइट्स तो क्या, आज के टाइम पे तो आप नेट पे सब चीज़ अवेलेबल है। आप गूगल पे आप डालिएगा, naukri.com पे आप डालिएगा तो वहाँ पर, हम्म या CA CS की साइट्स पे भी मेरे हिसाब से, मैंने हालांकि ट्राई नहीं किया है, हम्म CA CS की साइट पर भी मेरे हिसाब से शायद वो आ जाते हैं कि यहाँ पर हम्म हम्म जैसे इंटर्नशिप के लिए, या इंटर्नशिप तो खैर अलग होता है, एक जैसे कि वर्किंग के बिहाफ पे आपको रिक्वायरमेंट्स है, तो सीखने के लिए वहाँ पर मिल जाती हैं चीज़ें। गूगल पे भी, naukri.com वगैरह पे भी आ जाती हैं कि अगर आप वहाँ पे सर्च करेंगे कि मुझे CA फर्म में ढूंढना है, आर्टिकलशिप के लिए तो अलग होता है, खैर वो भी एक जो CA CS कर रहा होता है उसके लिए होता है। बट उसमें भी अगर आप डालेंगे naukri.com वगैरह, ये जो जॉब से रिलेटेड कंपनीज हैं, साइट्स हैं, उनमें आ जाती हैं सब चीज़ें कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है और कहाँ पर किस लोकेशन में किस जगह पे बंदे का रिक्वायर है, तो वो वहां पर से मिल सकता है चीजें। हालांकि इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं किया, जब जरूरत होती है तो करना पड़ता है इंसान को, बाकी सब टाइम सिखा देता है। ओके। इन केस किसी को अकाउंट्स और टैक्सेशन में अपना करियर बनाना है, तो इस करियर के आप 3 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस कैन यू प्लीज शेयर विद माय गेस्ट और विद माय ऑडियंस? अगर एडवांटेजेस। अकाउंटिंग फील्ड में, एडवांटेजेस तो ये है कि आज के टाइम पे अगर आप अकाउंटिंग फील्ड्स में, टैक्सेशन के केस में मैं बताता हूँ, अगर एडवांटेज का तो ये है कि आप हर टाइम अपडेट रहते हैं। और उसका, अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हैं तो उसके बाद फिर आप अपना कुछ छोटा मोटा फाइलिंग का वर्क भी स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने एंड पे ऑफिस छोटा मोटा खोल के, फिर आप नौकरी के बिहाफ पे ना रह के, जॉब के बिहाफ पे ना रह के, आप अपनी बिजनेस जब शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बिजनेस ग्रो कर जाए। और आपको क्या है कि सब चीज का नॉलेज रहेगी। और आप उसको आने वाले टाइम पे जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब बंदे काम करेंगे तो उसके बाद फिर आपसे हो सकता है कि आपकी इनकम डेफिनेटली बढ़ेगी जब आप उस पर काम करेंगे और आप अपना समय देंगे। तो एडवांटेज तो यही है कि बाकी उसके अलावा एडवांटेज के केस में हम ये कह सकते हैं कि आप जो है मार्केट में मार्केट में आप अपनी राय भी रखने के लिए, जैसे आज के समय में दे सकते हैं। मेरे हिसाब से होता है कुछ ऐसा कि जहां पर हम गवर्नमेंट को सजेशन दे सकते हैं कि ये चीजें हमारे को जो है ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। मतलब वो गवर्नमेंट के ऊपर एप्लीकेबिलिटी करती है, वो आपको रूल्स को कितना फॉलो करते हैं या आपकी कहाँ तक बात मानी जाती है, बट अपना पॉइंट तो हम रख ही सकते हैं। एडवांटेज केस में तो यही है कि हम चीज़ों को डेली जब अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं तो हमें पता है कि ये चीज, इसमें टैक्स जो है ज्यादा होना चाहिए या इसमें कम होना चाहिए। स्मॉल पर्सन ज्यादा टैक्स नहीं दे पाएगा, छोटा जो व्यक्ति है जो जिसकी इनकम सीमित है, बट बड़ा पर्सन के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है। तो एडवांटेज तो मेरे हिसाब से यही सब चीजें हैं। और अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज फॉर बीइंग एन अकाउंट और फाइनेंस गाय और टैक्सेशन गाय। आपने कभी कुछ फेस किया कि इस फील्ड में रहने का ये डिसएडवांटेज है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सर बिल्कुल ही है। जब एडवांटेज है तो जाहिर सी बात है उसमें डिसएडवांटेज भी होंगे, उसमें ही रहता है हमेशा। अगर सपोज दैट डिसएडवांटेज का पहला केस ये है कि आपको हर टाइम आपको जो है अपना बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। मीन्स जैसे बैलेंस के लिए कि मैं कहूँ बैलेंस शीट, तो आपकी बैलेंस शीट हमेशा आपके टॉपिक पर होनी चाहिए, आपके हाथों में होनी चाहिए कि बैलेंस शीट में मुझे कैसे बैलेंस बनाना है, या कि कौन सी चीज मेरी घट रही है तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा। मान लीजिएगा टैक्स में ज्यादा दे रहा हूँ, और उस टैक्स के बिहाफ पे मान लीजिएगा मैं, मेरी GST मुझे भरनी है, और GST की वजह मुझे GST तो पे करनी है, बट मेरी सेल जो है बहुत कम हो रही है और परचेज में ज्यादा कर रहा हूँ। तो उसके बिहाफ पे भी मुझे ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये सब चीजें बैलेंस कैसे बनेंगी। और उसके साथ ये भी है कि अगर डिसएडवांटेज केस में ये भी है सबसे पहले
कि अगर आपका कोई डेडलाइन है, मान लीजिएगा कोई डेडलाइन, जैसे मान लीजिएगा 30 सितंबर या 12 जनवरी, 22 जनवरी का कोई ऑडिटर्स की कोई एजीएम रखी हुई है, तो उससे पहले होना भी चाहिए कि आप 22 का वेट ना करके आप उस काम को कम से कम 7 to 10 डेज पहले ही आप निपटाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप उसके बाद आप फ्रीली रह सकें। चाहे उसके लिए फिर आपको वर्किंग आवर ना देख करके नॉन वर्किंग आवर, चाहे करंट रेगुलरली 10 से 12 घंटे भी एक जगह पर बैठे बिना खाए पी भी हो सकते हैं वो आपके साथ। ऐसा नहीं है कि आप वर्किंग मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये डिसएडवांटेज भी एक पॉइंट से गिना जाता है कि सामने वाला कहता है कि आपकी जॉब जो टाइमिंग है वो कुछ नहीं है, आप हर टाइम लगे रहते हो। और उसके बाद फिर अगर पॉइंट में भी कुछ चीजें, अगर एक पैसा भी अगर इधर से उधर हो जाता है, तो उसको ढूंढने के लिए भी पूरा अकाउंट खंगालना पड़ता है, स्टार्टिंग से लेकर एंट्री लेवल से लेकर के नीचे तक के, कि कहाँ पर की चीजें गलत हो गई, डबल एंट्री कहाँ मिस हो गई। तो डिसएडवांटेज ये भी है कि एक एक पैसा जिसका कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम में देखा जाए तो, हम्म। बट उसको भी ढूंढना पड़ता है। सबसे पहले तो यह है हम्म। कि आपको पॉइंट की 0.1% वैल्यू भी आपको ढूंढनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि आपको टाइम नहीं देखना पड़ेगा कि ये टाइम हो गया या ये टाइम मेरा ऑफिस का खत्म हो गया तो मैं अब नहीं काम करूँ। आज के समय में तो एमएनसीज वगैरह में मेरे साथ भी यही है, लैपटॉप लेके ही चलना पड़ता है, चाहे कहीं भी जाओ लैपटॉप लेके चलना पड़ता है। कभी भी जैसे फायर करने का जैसे उद्देश्य आ जाता है तो वो फायर करना पड़ता है उस टाइम पे, चाहे आप कहीं पर भी हो। तो वो वाली सिचुएशन तो है डिसएडवांटेज की केस में गिनी जाए वैसे लैपटॉप तो आपको ये अपने सब। साथ कैरी करके रखना पड़ता है, कभी भी कोई भी बिल्कुल। काम आ सकता है, एंड यू हैव टू बी रेडी एवरी टाइम। हाँ, बट हम उसके लिए कभी डिनाई नहीं कर सकते कि हम अभी ऑफिस में नहीं, या हम लीव पे, या हम चार हम्म। दिन बाद बताएंगे, या हम वो तो भैया सेम टाइम पे, क्योंकि चैन सिस्टम में क्या होता है, ये सब चैन सिस्टम होता है। आप हम्म। काम करके देंगे तो उसके आगे वाला बंदा फिर उस काम पे अपना काम शुरू करता है, तो हम्म। आपकी वजह से कंपनी का काम डिले करेगा, वो सब चीजें हम्म। वैल्यूएबल नहीं है, आपको फीडबैक वहाँ अच्छा नहीं जाता। तो हम्म। ये सब चीजें डिसएडवांटेज में गिनी जाती हैं। राइट। अंकित, आपने एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन से लेके बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम किया है अकाउंट्स और टैक्सेशन फील्ड में। तो आप मुझे एक पॉइंट जो आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस, तो इसके बारे में आप कैसे कुछ हमें ऑडियंस को बताएंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस अकाउंट्स और टैक्सेशन फील्ड में कैसा रहता है कंपनीज में। वर्क लाइफ बैलेंस के केस में अगर हम बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस का क्या है कि आपके वर्क के साथ आपकी लाइफ का बैलेंस भी होना चाहिए। ठीक हम्म। है, आप वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वर्क कर रहे हैं तो सिर्फ वर्क ही कर रहे हैं, उसके साथ और चीजों का आप नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हम्म। ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि इसमें आपको सब चीजों का तालमेल बिठाना पड़ता है, फैमिली का भी, अपने अपने पेरेंट्स का भी, और उसके साथ आपको वर्क का भी। तो उसके लिए यही सब चीजें हैं कि आपको किस वक्त क्या चीज होनी चाहिए वो सब आपके नोटिस में होना चाहिए, और आपको किस चीज को प्रायोरिटी, मोस्ट मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी, फिर प्रायोरिटी, फिर थोड़ा सा जहां पर हम थोड़ा ढील देने वाली बात करते हैं, कहाँ पर वो ढील दे सकते हैं, कि कहाँ का काम हम कल कर सकते हैं, तो वो सब चीजें भी होती हैं। हम्म। कोई भी चीज को हम अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज करके, ठीक है, हर तरह की, चाहे वो वर्क पे हो चाहे वो घर में हो, वर्किंग को हम जब सभी वर्किंग को लॉन्गर करके, मीन्स दैट जैसे कभी ये पता है कि हमारे को ये टाइम मिलेगा, तो उस टाइम पर हम उस वर्क पे, अपने ऑफिशियल वर्क पे फोकस करें। जो चीज कल के लिए, अगले दिन के लिए डिले हो सकती है, तो वो सब चीजें हम अगले दिन के लिए डिले कर सकते हैं। बाकी वर्क लाइफ बैलेंस का मेन मेन पर्पज तो यही है कि कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ को वर्क के साथ और लाइफ के साथ बैलेंस बना के चले। मेन मेन चीज क्या है कि आपको टॉप प्रायोरिटी पे, उसके बाद अगला स्टेप प्रायोरिटी पे, फिर लो प्रायोरिटी पे, इस तरह से चीज रख के चलनी पड़ती है। तो उस वहां जाकर के आपका सभी चीजों को इक्वलिटी तो देनी जरूरी है, बट इक्वलिटी के साथ साथ हमें ये भी पूछ सकते हैं कि अपने आप से कि क्या चीज किस वक्त हम कितना डिले कर सकते हैं, कितना है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। ओके। अंकित, अगर कोई अकाउंट्स, टैक्सेशन या ऑडिट लाइन का जो है हमारा वर्किंग प्रोफेशनल, इन केस अगर वो जॉब स्विच करता है, तो इस केस हम्म। में एज वी हैव सीन कि ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, तो कितना इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से इन केस अगर कोई जॉब स्विच करता है। जॉब स्विचिंग के केस में तो देखिएगा, आप 10, तो मेरे हिसाब से 10 to 15% कंपनी बाद दे देती है 15%।
बस तो फिर अब बंदा कहीं से गेन कर रहा है तो जाहिर सी बात है, 2-4% के लिए अगर वो चेंज भी करता है तो मेरे हिसाब से, मेरी अपनी पर्सनल नॉलेज के हिसाब से वो सही भी नहीं है। क्योंकि 2-4-5% के लिए आपकी जो है ना, जो मेंटलिटी सामने वाले के केस में जाती है, वहां फिर वो आपके लिए नेगेटिव सोचेगा। ठीक है कि आपको हम्म, चलिएगा, मैंने 5% दिया वहां से एक्स्ट्रा, तो आप मेरे पास आ गए, ठीक है, हो सकता है मेरे बाद कोई आपको ठंड देगा तो आप तो वहाँ विदाउट नोटिस पीरियड के आप चले जाएंगे, वहां ये चीज भी आती है, तो वो चेक करने वाली बात होती है। दूसरा, मेरे हिसाब से जो, अगर बंदा कहीं जाता है तो उसको कम से कम कंपनी जो है 10 से 15% तो दे देती है, और हम्म, 10 से 15% से कम में जाना भी नहीं चाहिए। डिपेंड करता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर वो सोचता है कि मुझे 20-30% ग्रोथ मिल रही है तो शायद जाना चाहिए उसको मेरे हिसाब से। हम्म, 2-4-5-10% मैक्सिमम 9 से 10% के लिए, वो फिर ये भी डिफरेंट कैरी करता है कि आप लोकेशन आपकी सेम रह रही है, आपके घर के नजदीक नजदीक हम्म, में आ गई है, आप अभी कहाँ कितना ट्रैवल कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे आप नई ज्वाइनिंग के लिए आप कितना ट्रैवल करेंगे, वो चीज भी एक मायने करती है। तो सभी चीजों का हम्म, बैलेंस, जो आपसे आपने बोला लाइफ बैलेंस, वो सब वर्क बैलेंस के लिए, वहाँ चीज भी हम्म, डिफरेंट क्रिएट करती है कि वो बैलेंस भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप, मिल तो गया भैया 15% का आपको इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट के बाद फिर आप पहले आप 8 से 9 घंटे की टाइमिंग लगा रहे थे, 8 घंटे ऑफिस में, 9 घंटे उसके बाद 1 घंटा आने जाने में, अब आप 12 घंटे लगा रहे हैं और इंक्रीमेंट 10% ले रहे हैं, तो वो बैलेंस नहीं करता। वो चीज भी आपकी काउंट होती है उसमें, कि आपने कितना टाइम लगाया घर से निकलने से लेके घर तक आने तक। वो चीज आप पूरी काउंट करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कि कितना परसेंट आपको मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से आज के टाइम में कंपनियां जो है 10 से 15% ही ग्रोथ देती हैं, क्योंकि उसके लिए वो भी एक कंडीशन देती हैं कि उसके बाद हम आपकी, जब आपको हम परमानेंट के बिहाफ पे, जैसे 6 महीने का जो नोटिस वो पीरियड होता है, 6 महीने के बाद जब आपको पक्का करने का, तो उसके बाद हम आपको डिसाइड करेंगे। तो वो चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों को बाद, मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति अगर चेंज कर रहा है तो कम से कम उसको के बाद पे फोकस करना चाहिए। तो 15 के बाद पे फोकस करिए, मुझे 15 से ज्यादा मिलना चाहिए। और उसमें वो चीज भी होती है कि आपका जो टाइमिंग है वो घर से निकलने से लेकर घर आने तक का उसमें काउंट होना चाहिए, कितना ट्रैवलिंग कर रहा है। और आपने शायद मुझे से ये पूछा ना कि कितना मिल जाता है, हम्म, आपने मुझसे पूछा कितना मिल जाता है। मेरे हिसाब राइट। से कंपनियां 10 से 15% ही देती हैं। हाँ, अगर कोई सेम टर्नओवर के भी, यहाँ पे अगर हम बात करें सेम टर्नओवर के आसपास ही रहती है, तो आपको 10 से 15% हो सकता है कि आपकी एबिलिटी भी 15 से 20 साल देखी हो, या किसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, उसके लिए दूसरे वाले जहां आप जा रहे हैं फ्यूचर के लिए, वहां अगर अच्छा वर्किंग दिख रहा है, उनकी टर्नओवर अच्छी है, तो हो सकता है आपको 40 से 50% भी आपको ऑफर कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो चलता है वो मार्केट में आज के टाइम पे वो 10 से 15% ही चलता है। 10% आपको बोलेंगे, आप 20 बोलेंगे, फिर वो 10% आप वो बोलेंगे, 20 आप बोलेंगे, तो बीच में जाके 15 पे लगभग सेट होता जाए, 12-15 पे। मे- मेरे साथ भी ऐसी है अप्रोक्स। राइट, राइट, राइट। मैं अपने से बता रहा बिकॉज हूँ आपको। नहीं, आई एम अलाइंड विद यू अंकित। बिकॉज आईटी फील्ड के बंदों को जो इंक्रीमेंट है स्विच करने पे ज्यादा मिलता है, बिकॉज आईटी का डिमांड मार्केट में ज्यादा है। बट उनका करियर उतना यस स्टेबल यस नहीं है यस। मार्केट में। क्योंकि आ, आज के टाइम पे क्या है कि आज के टाइम पे सब चीजें जो है ना न्यू हैं। आपको वर्किंग के साथ साथ आपको एक्सटर्नल नॉलेज भी आपको रखनी पड़ेगी अपने उसके लिए, जिस वजह से क्या है कि आपकी जॉब जो है वो अच्छी रहे और आपको चीजें, यस डेफिनेटली। यस। सो अंकित, आपके अकॉर्डिंग एक कंपनी में रहना, कुछ आप डिफाइन कर सकते हैं कितने ईयर्स एक कंपनी में बीइंग एन अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट वर्क करना इज गुड? इट्स इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन your mindset. It many times it can be harmful, and many times it is be a good for you. जिस क्या होता है कि अगर आप काफी टाइम से हैं तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मिलेगी, तो जाहिर सी बात है जब कंपनी ग्रो करेगी, आप काफी टाइम से वहां पर हैं, तो जब कंपनी ग्रो करेगी जाहिर सी बात है, अगर आप ओल्ड एम्प्लॉयज हैं, ओल्ड एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ आपको चीजें आपके नोटिस में रहती हैं, और आपकी डिमांड के हिसाब से कंपनी आपको वो डिमांड भी आपकी सब तो पूरी नहीं कर पाएगी,
बट काफी हद तक वो कोशिश करती है, कुछ आप भी मनवाने की कोशिश कर लेते हैं। अगर आप हम्म। मोर देन अप्रोक्सीमेट मतलब 5 ईयर्स तो ठीक है, 5 ईयर्स तक तो एक नॉर्मल पीरियड है कि आप मतलब 5 ईयर्स का पीरियड तो ऐसा है कि ठीक है आप हैं और नहीं है, हम्म। उसको आप ऐसा कह, लेकिन 5 ईयर्स से जाना जहाँ आप 10 के आसपास पहुंच जाते हैं वहां फिर आप कह सकते हैं कि हाँ हम 10 साल के एम्प्लॉय हैं। जैसे सपोज दैट आप 10 साल के एम्प्लॉयज होने के बाद फिर उस कैटेगरी में आने के बाद आप हम्म। अच्छी तरह से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर सकते हैं, और आपकी बात कुछ पर पॉइंट पर सुनी भी जा सकती है, तो वो सही भी होता है। और छोटी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, अगर खुद से अगर आप जल्दी निकल किसी कंपनी को छोड़ देते हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपके सीवी पर और आपके इफेक्ट उस पर भी इफेक्ट पड़ता है कि आपने छोटे छोटे समय में आप कंपनी छोड़ रहे हैं। दूसरी तो जॉब मेरे हिसाब ज्वाइन से करेगी तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इतनी जल्दी पुरानी जॉब क्यों बिल्कुल छोड़ी। बिल्कुल वो और उसमें आप थोड़े से वो तो चैलेंजेस हो सकते हैं। बिल्कुल चैलेंजेस होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप कहीं 2 साल 3 साल की गैप में जा रहे हो तो सामने वाले के इफेक्ट यही पड़ता है ना कि आपकी मान लीजिए 15 20 साल में आपने 2 3 साल ही काम किया हर जगह, तो वो भी आपको फिर उसी हम्म। मेंटलिटी के साथ देखता है, भले ही आपका उस वक्त ये फोकस ना हो। हम्म। आप कहीं भी जाते हैं तो आप इसलिए नहीं जाते हैं, पहली बात तो कि मुझे 2 ही साल करना है, वो ठीक है। हम्म। आप करने के बाद आप 3 महीने में 4 महीने में निकल लो, या कई बार आप 5 साल 10 साल भी है उसमें कर लो, हम्म। लेकिन मेंटलिटी का इफेक्ट पड़ जाता है उस पर, तो वो आपके सीवी पे शो करता है। तो कम से कम 5 7 साल तो आपको करना ही मेरे हिसाब से ठीक है, वहां पे चीजें समझ में आ जाती हैं। और थोड़ा सा आप अपने उस पॉइंट पर छोड़ना भी सही है, अगर आपकी चीजें लगता है आपको कि नहीं सुनी जा रही है आपकी चीजें, आपको रिक्वायरमेंट्स है किसी भी तरह से, फाइनेंशियली या आपको कोई हेरेसमेंट्स हो रहा है, तो उस केस में फिर छोड़ना भी सही रहता है, स्विच करना बेटर रहेगा उस केस में। बट अगर आपकी चीजें जरूरतें आपकी पूरी हो रही है और सुना भी जा रही है आपकी बातें, और वो एज ए फैमिली ट्रीट आपको साथ हो रहा है, तो ठीक है चलने दीजिएगा, क्योंकि आपको तो जॉब ही करनी है, आपको रिक्वायरमेंट्स वहां फुलफिल होनी है, वहां आपको जीरो से शुरू करना होता है। कहीं भी जाते हैं तो पहले दिन से शुरू करते हैं, यहाँ आप 5 से 7 साल लगा चुके हैं, तो मेरे हिसाब से फिर मेंटलिटी के साथ भी ज्वाइन करता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कंपनीज आप ज्वाइन कर लेते हैं 5 7 साल के बाद, और नई कंपनीज कहीं पर आपने ज्वाइन किया, वो आपको उससे डबल पैकेज अप्रोच दे भी देती है। कई बार उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो डाटा इकट्ठा करने के लिए, सपोज मैं किसी फील्ड में हूँ, सेम फील्ड का कोई और भी जॉब है, उसने नया नया सेटअप लगाया है, आप जैसे व्यक्ति उसको चाहिए, और वो सोचता है कि इसके जैसा व्यक्ति अगर मुझे मिल जाएगा तो मुझे डाटा कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, मुझे रिक्वायरमेंट्स इसी से पता लग जाएंगे, सब कस्टमर सब वेंडर्स कहाँ क्या आता है, तो इसको मैं 20% या 30% हाइक या 50% भी दे रहा हूँ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे कहीं और तो नहीं जाना ना। तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है। तो वही सब चीजें हैं कि आपको जो है स्विच करना एक अच्छी बात है, लेकिन बेटर आपके हिसाब से बेटर स्विचिंग जो आपके साथ साथ मार्केट में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखिएगा ऐसा होता है कि वर्किंग तो आप करते हैं, सभी करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एक डाटा को, सबसे ज्यादा फाइनेंस के पास ही होता है कंपनी का ग्रोथ कितना किया क्या नहीं किया, तो हो सकता है कि सामने वाला जहां आप जा रहे हो वो उस डाटा से मिस कुछ कर ले, जो अकाउंट्स मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन के बिहाफ पे नहीं, बट पर्टिकुलर उस फील्ड के बिहाफ पे वो आपको एक अलग तरीके से व्यू करे कि भैया ये फील्ड ही ऐसा है, मीन्स दैट ये बंदे के नहीं कह सकता, फील्ड ही ऐसा है, ये हमें सब डाटा दे सकते हैं। तो वो सब चीजें, सब चीजों का एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को हमें अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो अकाउंट्स के होते हैं वो हमें गोल्डन रूल्स, जिसे मैं ठीक है वो भी होता होता है गोल्डन रूल्स है कि डाटा किसी के शेयर नहीं करना है, और स्विचिंग भी करनी है तो अपनी स्मार्टनेस के साथ, दूसरे के स्मार्टनेस के साथ नहीं करनी है, वो हमारी स्मार्टनेस ना दिखा जाए, हमें भी स्मार्ट रहना है अपने प्रति। तो वो सब चीजें भी डिपेंड करती हैं। तो स्विचिंग तो होनी चाहिए, बट स्मार्ट स्विचिंग होनी चाहिए। राइट, राइट, राइट। अच्छा अंकित भाई, कोई भी अगर स्टूडेंट है या ग्रेजुएट है, तो करियर चूज करने से पहले माइंड में एक जो सबसे बड़ी बात चलती है वो रहती है मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से, कि उसको बिल्कुल सैलरी बिल्कुल। कितना मिलेगा। तो अगर कोई एम्प्लॉय या स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल इस फील्ड में अपना 10 से 15 साल का समय देता है, तो 10 से 15 साल के बाद वो कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन से। देखिएगा 10 से 15 साल का ऐसा कुछ ऐसा वो नहीं करता है, डिपेंड करता है उसने कितना नॉलेज ग्रोथ किया है, नॉलेज ग्रोथ हम्म। के बिहाफ पे है। आज के समय में कोई व्यक्ति अकाउंटिंग लेवल पे था, एंट्री लेवल पे था, वो आज भी एंट्री लेवल पे है, और उससे उस आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करी उसने।
हम्म, सॉरी, उससे उसने आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करी। तो वो जब, अगर वो 10 साल पहले मान लीजिएगा, अभी 2024 चल रहा है, मान लीजिए 10 साल पहले अगर उसने 10,000 रुपये में शुरू किया होगा, तो 10 साल बाद अगर आप एफडी का भी रेट लगाएंगे तो 10 का वो 20 हो जाएगा। हम्म, ठीक है, मैं मैं सिर्फ उसको बैंक रेट्स के यहाँ पे तुलना करता हूँ, 10 का वो 20 हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, तो वो हम्म, उसकी भी सैलरी 10 से 20। ठीक है, अगर उसके रिलेशन अच्छे हैं, एक कंपनी में टाइम दे रहा है, या मान लीजिएगा लगता है सामने वाले को फैमिली भी बड़ी हो गई है, तो 20 से 30 हो सकता है मेरे हिसाब से। अगर वो उसी लेवल पे है तो उसको डबल और फिर 2.5 गुना ही हो सकता है मेरे हिसाब से आज के समय में, अगर उसने सेम लेवल पर है तो। बट अगर नॉलेज इंक्रीज कर अगर लिया उसने उसके कोई पास, नई चीज नहीं सीखी है, जहां पे वो था बिल्कुल, बस वही काम 10 सालों तक कर रहा है, तो उसका इतना आप इतना बता ग्रोथ रहे नहीं हो इतना ग्रोथ नहीं होगा उसका। दो डबल तो अप्रोच में बैंक रेट है एक तरीके से डबल, तो वो तो मैं मान सकता हूँ कि डबल हो तो भाई इन्फ्लेशन भी काफी है, हैं। हम्म, आप देख रहे हो मार्केट में कितना। हम्म, तो वो सब चीजें डबल तो 2.5 गुना भी हो सकती हैं, लेकिन वो 3 से ऊपर नहीं जा सकता, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हमने भी इसी फील्ड में किए हैं। हम्म, बट अगर वो नई चीज सीखता है, और भले ही उसको 2 साल हुए, मान हम्म, लीजिएगा कि कोई व्यक्ति पहले के टाइम पे वैट में काम करता हो, हम्म, और उसने जीएसटी आने के बाद 17 में, 20 जुलाई 2017 में जीएसटी आया था, और अभी हम्म, उसको 7 साल ही हुए हैं। बट अगर उसने उसमें वैट में उसने नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी में मान लीजिएगा उसने अपना हाथ पकड़ मजबूत बना लिया उसने, और वो 2 2.5 साल भी काम कर चुका है, तो जाहिर सी बात है, मैं सोचता हूँ उसको उस वक्त अगर उसको 10 मिल लेंगे, आज के टाइम पे उसको 35 से 40 कहीं भी नहीं गए, 40,000 तो हर हालत में उसको मिलेगा, क्योंकि जीएसटी का भी ऐसा नहीं है कि जीएसटी में सिर्फ आपको फाइलिंग ही करनी है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, 2A 2B रिकंसिलेशन, किस पार्टी ने कितना दिया है, कौन किस अपने टेबल पे फॉलो करता है। मैं तो एक जनरली एक बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी चीज बता पाऊंगा, लेकिन उसको नई चीजें सीखेगा तो जाहिर सी बात है उसको इंक्रीमेंट ज्यादा 40 से 50 हजार मिलेगा। तक ऑन एन एवरेज तो पहुंच जाएगा, अगर वो नई चीजें सीखेगा। हाँ बिल्कुल सीखेगा तो 3 से 4 साल में ही सीख जाएगा, आज के समय में वो सीख जाएगा तो मिल जाएगा, क्योंकि और दूसरी हम्म, चीज ये भी होती है, आपने कोई नई चीज सीखी तो आप, सीखने वाला व्यक्ति होता है तो नई चीज सीख के वो वहीं नहीं रुकना चाहता। अगर उसको जीएसटी में कुछ भी मतलब 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर 30 to 40% भी उसने कुछ सीख लिया, हम्म, तो हम्म, जाहिर सी बात है वो सोचेगा 40% इसका सीखा है तो 20% में टीडीएस का भी हम्म, सीखूं, तो मुझे हम्म, हम्म, उसके साथ साथ एक नई नॉलेज भी मिलेगी। तो वो सीखने वाला व्यक्ति अपनी हम्म, नॉलेज को कभी भी स्टॉप नहीं करेगा, वो हम्म, डिफरेंट फील्ड में भी जाने की कोशिश करेगा, वहां भी उसको कुछ नया हम्म, सीखने की कोशिश करेगा। हम्म, सीखना कभी भी पूरा नहीं होता है, वो टिल हम्म, लाइफ एंड तक, डे लास्ट तक भी वो चलता ही रहता है। हम्म, बट अगर इंटेंशन आपकी क्लियर है, तो आपने सोच हम्म, लिया कि इतना ही मेरे लिए काफी है, तो फिर काफी है। फिर ग्रोथ नहीं होगी, तो आपको अपने मोटिव जो है टाइम टू टाइम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, बदलने पड़ेंगे, मोटिव अप ले जाने पड़ेंगे। पहला स्टेप, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज 10,000 पे है तो आप सीधा अगली जॉब 50 के लिए सोचो, ऐसा नहीं है, सीढ़ी तो सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना ही राइट, पड़ेगा, उसके राइट। साथ ही आप आगे पहुंचेंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने आप को इम्प्रूव करना करते रहना पड़ेगा बिल्कुल, रेगुलर बेसिस पे। तभी आपकी ग्रोथ हाँ जल्दी से होगी और अच्छी ग्रोथ होगी आपकी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अंकित भाई, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला और इस पॉडकास्ट को आपने दिया। आई एम 100% श्योर कि इस पॉडकास्ट से जो भी लोग अकाउंट्स और टैक्सेशन फील्ड में आना चाहते हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बिकॉज व्हेन वी वर न्यू इन दिस सेगमेंट, जो भी न्यू कमर्स है या जिनका भी 3 4 5 सालों का एक्सपीरियंस है, आपके जो आपने शेयर किया है यहाँ पे वैल्यूएबल इंसाइट्स, उससे काफी उनको हेल्प मिलेगी और वो अपने करियर को अच्छी तरीके से आगे ले जा पाएंगे। थैंक यू सो मच अंकित भाई फॉर बी थैंक इन यू द सुप्रीत। शो। थैंक्स फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सुप्रीत। थैंक्स।